इन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो ये सेशन है ये 12th क्लास का इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने उन पॉइंट्स को कवर कर लिया था जो पॉइंट्स आपकी फील्ड की इंटेंसिटी बता रहे थे। जैसे अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो मेरा, तो वहां पर हम लोगों ने एक सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखी थी, जो कितनी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग जब इसमें तो थोड़ा सा आगे बढ़े थे, तो ये देखा था कि कैसे एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है, यानी कि एन नंबर ऑफ चार्जेस किसी एक बॉडी में रखे हुए हैं डिस्क्रीट पॉइंट पर, मतलब अलग अलग पॉइंट पर रखे थे वो चार्ज पार्टिकल। और उन सभी चार्ज का किसी एक पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी को निकालना हुआ था। ठीक है ना। तो वो भी हम लोगों ने वेक्टर सम करके निकाल लिया था। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था लास्ट के लेक्चर में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी। और ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी जो थी वो थ्री टाइप से आपने देखी थी। कौन-कौन सी देखी थी? एक लीनियर चार्ज बॉडी देखी थी, एक आप लोगों ने सरफेस चार्ज बॉडी देखी थी, एक आप लोगों ने वॉल्यूम चार्ज बॉडी देखी थी। ठीक है ना? तो वहां पर चार्ज डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल था, ये भी हम लोगों ने कल क्लियर कर लिया था। ठीक है। अब आज के लेक्चर में देखिएगा फील्ड इंटेंसिटी लगभग क्लियर हो चुकी है कुछ पॉइंट्स की। ठीक है ना। जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उनकी क्लियर हो चुकी है। अब आपके कुछ शेप होंगे, जैसे रिंग का ले लेंगे, ठीक है, स्फीयर का ले लेंगे, ये हम लोग आगे प्रूव करते रहेंगे। ठीक है ना। इससे पहले कुछ और बातें बता देते हैं फील्ड इंटेंसिटी वाले चैप्टर में। इसमें आपको ये बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन। ठीक है ना। ये दो पॉइंट्स पहले क्लियर करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, और लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है। लाइन ऑफ फोर्स को भी डिफाइन करेंगे। वैसे मैं लाइन ऑफ फोर्स को ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। ठीक है ना। यहां बताऊंगा ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, हेडिंग डाल देते हैं। हैशटैग कर ले रहे। हैशटैग हेडिंग क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम देखिएगा अपने पूरे लेक्चर में, प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको क्लू देते रहे हैं, फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी ही बताते रहे हैं। अब उनको ना हम लोग एक जगह पर थोड़ा सा कलेक्ट करके लिखेंगे। देखिएगा आपको ना मेमोराइज हो जाएंगी वो सारी की सारी चीजें, कि आखिर आप खुद सोचोगे कि हाँ ये तो मैंने बताया था। ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसकी पहली प्रॉपर्टी की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ए पॉइंट डाल दे रहा हूं, इसकी ए प्रॉपर्टी की बात करूं, तो क्या मैंने बताया था आपको याद होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी से दूर की तरफ निकलती हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक सोर्स की तरह काम करती है, ये भी मैं बता चुका था। ठीक है ना। तो आप, और नेगेटिव चार्ज बॉडी पर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो इससे फील्ड लाइंस ऐसे दूर की तरफ भाग रही होंगी। ठीक है ना। तो आप लोग अगर इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज बॉडी, यानी कि टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है ना। ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से एंड टर्मिनेट होती है किस पर? नेगेटिव पर। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? ये अगर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो इस पर कहीं दूर से आके इस पर ऐसे पास में गिरती हैं आके। ठीक है। इन्फिनिटी से आके। तो ये दोनों ही बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब आपको इसी को लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिएगा लिख लेते हैं इसको। इसको जरा साफ कर ले रहे। ठीक है। यहीं पर हमको लिखना पड़ेगा, तो इसको जरा साफ कर ले रहे। चलो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर originated from positive charged body, and end to negative चार्ज्ड बॉडी। ठीक है ना। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और ये आप लोगों को हम लोगों ये वाला पॉइंट हम आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे, ठीक है ना? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पूरे चैप्टर में कहीं न कहीं आपको कूलॉम्स लॉ में बताए, यानी कि जो पहला चैप्टर जिसमें हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ क्लियर किया था और दूसरा चैप्टर जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोग आपको देते चले आए हैं, तो जिससे ना हम लोग उन्हीं को समराइज़ करके लिखेंगे, यानी कि उन्हीं को कलेक्ट करके लिखेंगे। ये बात मैंने बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज बॉडी या टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है ना? इसको हम लोगों ने पहला पॉइंट बना लिया। ऐसे ही हम लोग एक और पॉइंट लिख ले रहे हैं यहाँ पर, बी पॉइंट, ठीक है? बी पॉइंट पहले समझा दे रहे हैं, देखिएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, वो अगर किसी भी सरफेस पर जाएँगी, ठीक है? तो उस सरफेस से 90 डिग्री पर या तो मिल रही होंगी या 90 डिग्री से बाहर निकल रही होंगी। कहने का मतलब होता है 90 डिग्री पर ही टर्मिनेट करती हैं सरफेस के और सरफेस के 90 डिग्री पर ही ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है? तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना? तो चलिएगा इसको लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are are originated from and और लिख लो और end at the surface always are always परपेंडिकुलर, ठीक है? और ऑलवेज परपेंडिकुलर कहने का मतलब इसको पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम और एंड एट द सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है ना? यानी कि फील्ड लाइंस जो होती हैं, जैसे सपोज ये कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो इससे जो ये फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ना, तो ये यहाँ पर कितना एंगल बना रही होंगी? अपने सरफेस पर ये वाला एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना? ओरिजिनेट होए या टर्मिनेट हो जाएं, ठीक है ना? टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाए? जैसे नेगेटिव है और नेगेटिव कहीं दूर से आ रही होंगी फील्ड लाइंस, ठीक है ना? तो यहां पर जो सरफेस पर जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है ना? यानी कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम और टर्मिनेटेड या एंड एट द सरफेस और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां पर लिख लो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना? पूरा हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर का साइन है, जगह कम लग रही थी तो मैंने ऐसे सिंबल बना दिया, ठीक है ना? जिसका सिंबल जरूरत पड़ेगा उसका सिंबल बना देंगे, लिखना होगा तो लिख लेंगे, बोलते तो हैं ही, वो आप लोग समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गए ना, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्लियर हो गए। एक और बात मैं बता देता हूं, आपने जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को क्या ट्रीट किया था, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एक प्रॉपर्टी बताई थी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो होती है वो फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट करती है, तो वो एक सोर्स की तरह काम करेगी, ठीक है ना? और नेगेटिव चार्ज बॉडी जो होती है, नेगेटिव चार्ज बॉडी अपने पास बुलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एज अ सिंक, ठीक है ना? इसको आप याद रखिएगा। थर्ड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? ये तो बात हो गई ना कि आपने इसका क्या नाम रखा, इसका क्या नाम रखा, ठीक है? इसको नहीं लिखेंगे। एक थर्ड लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना? कहने का मतलब है जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। इसका क्या रीजन है वो भी मैं समझा दे रहा हूं। चलिएगा नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं पहले, ठीक है? सी पॉइंट लिख लेते हैं, कौन सा? सी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी, ठीक है? और कहीं से ऐसे भी फील्ड लाइंस आ रही थी, तो ये कभी ऐसे क्रॉस नहीं करेंगी। अगर ये यहाँ आएंगी तो ऐसे साइड से निकल लेंगी, ठीक है ना? या इधर से निकल लेंगी, ये कभी क्रॉस नहीं करेंगी। क्रॉस करने का रीजन क्या होता है, ना करने का क्या रीजन होता है? जैसे अगर ये यहाँ पर क्रॉस कर गई तो देखिएगा एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो गई। कैसे? एक डायरेक्शन आपकी इधर हो गई और एक डायरेक्शन आपकी इधर हो गई। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो दो डायरेक्शन शो कराएं, यानी कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो डायरेक्शन शो कभी भी नहीं करा सकती हैं, ठीक है? इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर
नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है ना? इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है ना? उसके बाद आपको एक और बात याद रखनी पड़ेगी। क्या? ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से? पहला पॉइंट था ओरिजिनेटेड एंड टर्मिनेटेड वाला। दूसरा पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आपकी किसी भी सरफेस से निकल रही होंगी या सरफेस पर जा रही होंगी तो हमेशा वो 90 डिग्री पर रहेंगी। ठीक है ना? तीसरा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है ना? इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है ना? अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। कैसे? देखिएगा, फोर्थ पॉइंट लिख ले रहे हैं, डी पॉइंट। ठीक है? जिस भी पॉइंट पर कहीं कोई रीजन हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत सारी है, देखिएगा मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं क्योंकि जो बताने लायक है वो तो हम लोग ऐसे ही बताते हुए चले जाएंगे लेक्चर में। ठीक है ना? क्योंकि ये लिख लीजिएगा, ये हमेशा काम आएंगे आपके न्यूमेरिकल में। वैसे मैं इन सबको बता तो चुका ही हूं ना। ठीक है ना? तो देखिएगा, फोर्थ में इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही और लिखूंगा। कैसे? जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा डेंस हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पास पास हैं, तो जिस जगह पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास होती हैं उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत कम होती है, यानी कि कम होती है, बहुत ही रेयर मीडियम टाइप का हो जाता है। जैसे जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत घनी होंगी, बहुत पास होंगी, वहां पर फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ठीक है? तो इसको भी लिख लीजिएगा, वेयर वेयर द फील्ड लाइंस the field lines are closer, comma, shows the intensity, the larger intensity, shows the larger intensity। ठीक है ना? उसके बाद आप लिख लो वेयर, फिर से लिख लो वेयर, कॉमा, द फील्ड लाइंस द फील्ड लाइंस फील्ड लाइंस आर farther apart, shows ये हो गया था लार्जर, ये हो जाएगा माइनर इंटेंसिटी। ठीक है ना? या मिनिमम इंटेंसिटी, माइनर को छोड़ो, मिनिमम लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा। शोज लो इंटेंसिटी, शोज लो इंटेंसिटी। देखिएगा, वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर शोज द लार्जर इंटेंसिटी, कॉमा लगाया मैंने। वेयर द फील्ड लाइंस आर फार्दर अपार्ट शोज लो इंटेंसिटी। ठीक है ना? कहने का मतलब है कहीं भी अगर ये ऐसे बहुत ही पास पास है तो ये क्या होगी? हाई इंटेंसिटी होगी। और कहीं पर अगर ये दूर दूर फील्ड लाइंस है तो ये लो इंटेंसिटी होगी वहां पर। ठीक है ना? तो कभी कभार आपको न्यूमेरिकल में ऐसे डायग्राम बना के दिया जा सकता है और कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं, नेक्स्ट पेज पर एक डायग्राम बना ले रहा हूं। कैसे? जरा देखिएगा, ऐसे करके मैं कुछ डायग्राम्स बना ले रहा हूं। ठीक है? अब एक पॉइंट्स ले रहे, 3 पॉइंट्स, सी ए बी। ठीक है? आपको ना इन 3 पॉइंट्स में ए बी सी जो पॉइंट्स हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है ना? किसकी इंटेंसिटी कहां ज्यादा होगी। तो जरा देखो, अभी डेफिनेशन जो बताई थी ऐसे आपके ना डायग्राम बने हुए आएंगे और वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो जरा खुद ही देख लो कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डेंसर मीडियम बन रहा है। तो यहां पर ए की सबसे ज्यादा होगी फील्ड इंटेंसिटी
और उसके बाद होगी बी पर और सबसे कम होगी सी पर। सी पर जरा देखो इतनी दूरी दूरी पर है ना। तो ये तो मैंने पीछे ही छोड़ दिया है। आप सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचना कि ये आएंगी तो यहीं से, नहीं, ऐसा कुछ इमेजिन मत करना। जैसा डेटा दिखाई देना उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, नहीं तो दिमाग लगा लो कि अरे ये तो अभी यहीं से तो निकल रही होंगी तो यहाँ भी तो बहुत सारी हो जाएंगी। नहीं, जहां जैसी दी जाए ना उसी को उसके अकॉर्डिंग करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है यहाँ पर। ठीक है, तो सब उसके बाद किसका नंबर आएगा? बी का, और सबसे कम इंटेंसिटी होगी सी की। ठीक है ना। तो इंटेंसिटी के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि एक ऑर्डर में सेट करना हो तो ये आपको फोर्थ जो मैंने पॉइंट डी पॉइंट दिया था उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो उसको। ठीक है ना। ये आपका यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टी को इतना ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, फील्ड लाइंस का हम लोग जो प्रॉपर्टी थी वो हमने चार लगभग प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स यानी कि फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन बता देते हैं, क्या होता है लाइन ऑफ फोर्स। चलिएगा नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डाल देते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखो मैं इससे पहले भी बता चुका हूं क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिफर्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द चार्ज क्यू नॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है जब आप कोई क्यू नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज को किसी फील्ड में लेके जाओगे तो उसके मूवमेंट की जो डायरेक्शन हो, उसका मूवमेंट यानी कि वो जहां जहां चल रहा होगा उसकी डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को शो करती है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जरा देख लो, ये अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और इसके बगल में कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, अब आपको एक टेस्ट चार्ज दे दिया जाए, सपोज क्यू नॉट। कैसा चार्ज दिया गया? क्यू नॉट पॉजिटिव। ठीक है ना। अब इस क्यू नॉट को सबसे पहले इसके पास लेके आई, जैसे ही आप यहां लाओगे तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपने से दूर की तरफ। ठीक है ना, और इस डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन जैसे जैसे इसको पास में नेगेटिव चार्ज भी है तो ये फील्ड लाइंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे चार्ज देखो ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, देखो जरा, यहां से लेके आए उसके बाद यहां पर आके चार्ज आपका टर्मिनेट हो जाए। क्यों? क्योंकि क्यू नॉट जो है वो भी आपका पॉजिटिव होता है। तो जिस जिस पॉइंट पर रखोगे ना तो वो ऐसे ऐसे मुड़ता हुआ पॉजिटिव से निकलेगा चार्ज और कहां चला जाएगा? नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको आके अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसे तो उठेगा लेकिन वो आके इस पर अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे जब नीचे की तरफ डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो यहां से तो ये 90 डिग्री पर निकलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे मूव करता हुआ, ऐसे ऐसे मूव करता हुआ और कहां चला जाएगा? इस पर वापस आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर यहां रखा जाए तो ये ऐसे निकलेगा इधर और इधर ऐसे भागता हुआ सीधा चला जाएगा किधर की तरफ? नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ। ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन है किसके? क्यू नॉट की मूवमेंट की, वही आपकी लाइन ऑफ फोर्स है। यानी कि लाइन ऑफ फोर्स केवल और केवल फोर्स की डायरेक्शन शोज करती हैं या क्यू नॉट या कोई टेस्ट चार्ज बॉडी का मूवमेंट शो कराती हैं। ठीक है ना। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इससे पहले। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड जितना पॉइंट्स हो सकता था वो लगभग क्लियर हो गया। अब केवल छोटे छोटे डेरिवेशन बचे हैं। कौन कौन से मैंने पॉइंट क्लियर कर लिए हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाली थी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए निकाली थी। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए निकाली थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी लिख दिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी डिफाइन कर लिया। देखिए प्रॉपर्टी जो है वो आपके न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है ना। तो इतना तो अब हम आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब आप लोग एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर जाइए। कौन सा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिएगा, डाइपोल को यहीं से ही इसी चैप्टर में रखेंगे। उसके बाद जब डाइपोल क्लियर हो जाएगा तब हम लोग ना गॉस थ्योरम को नेक्स्ट चैप्टर में बना लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो चैप्टर है इसमें हम लोग डाइपोल को इंक्लूड करके रखेंगे। ठीक है ना। तो चलिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले नेक्स्ट पेपर ले लेते हैं। हेडिंग डाल दो। देखिएगा, फील्ड इंटेंसिटी की जो बेसिक पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। अब कुछ डेरिवेशन बचे हैं जैसे रिंग का, स्पेयर का, सिलेंडर का इंटेंसिटी निकालो, वो निकालते रहेंगे। ठीक है, चलिएगा हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखो जरा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो कुछ नहीं है। डाइपोल्स मतलब क्या है?
टू पोल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक देखो डाइपोल का मतलब ही होता है जहां पर टू पोल एग्जिस्ट कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक चार्ज के दो पोल्स होंगे जहां पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है। कैसे? अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस 2l, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल is an arrangement of two equal and opposite charge, two equal and opposite charges which are placed at small distance 2l, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस 2l, ठीक है ना। 2l इसलिए कंसीडर करते हैं ताकि थोड़ा सा डेरिवेशन में थोड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि हाफ हाफ कंसीडर की जाती है डेरिवेशन में, ठीक है ना। अब ये अरेंजमेंट कैसा होता है इसको बना लीजिएगा, देखिएगा जरा। एक तरफ होता है नेगेटिव चार्ज और एक पॉइंट पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2l। ये अरेंजमेंट ही आपका डाइपोल होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज दो इलेक्ट्रिक और अपोजिट चार्ज जब हम पास लेके आएंगे तो वो तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, है ना। यही तो कहानी है ना। अगर मैं प्लस चार्ज को माइनस के पास लेके आऊंगा तो वो तो चिपक जाएंगे। और ये जो डिस्टेंस है उसने कह दिया बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है। यानी कि पता है कितनी होती है? एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में होती है डिस्टेंस, यानी कि 10 टू द पावर -10 -6 -9 ऐसे के रेंज में होती है, यानी -15 भी चली जाती है। तो कहने का मतलब है एंगस्ट्रॉम का रेंज जो होता है वो 10 टू द पावर -10, ठीक है ना। तो एंगस्ट्रॉम के रेंज में होती है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, कि हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। देखो फिजिक्स में अगर कुछ पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट तो कर ही रहा होगा, ठीक है। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? इतनी स्मॉल डिस्टेंस पर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे होते हैं। कहाँ रखे होते हैं बच्चे? जरा आप याद करो एटॉमिक सिस्टम को। डाइपोल पढ़ने का मतलब और कुछ नहीं है, बस हमारा एटॉमिक सिस्टम को हम लोग क्लियरली समझ लेते हैं। कैसे? जरा अगर हम लोग अपने एटॉमिक सिस्टम की बात करें, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन अगर लिया जाए तो सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन एटम की, ठीक है ना। एटॉमिक सिस्टम किसी का भी ले लो, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कहने का मतलब है इतना छोटा अरेंजमेंट अगर आप करना चाहो तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नेचर पर छोड़ दिया जाए तो उसने यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बना के, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगवा कर एक सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन को घुमाकर न्यूक्लियस के अराउंड में उसने घुमाया और ये अरेंजमेंट तैयार कर दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? बहुत ही स्मॉल अरेंजमेंट होता है। और स्मॉल अरेंजमेंट किसका होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन ये एग्जिस्ट कहां करते हैं? न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर, सॉरी एटॉमिक सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। आपने देख लिया इसको, ओके। ये बात समझ में आई। अब होता क्या है, इसी के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसका मूवमेंट कितना होता है? देखिए मूवमेंट का मतलब ही होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का क्या मतलब होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। जैसे अगर मैं मास मूवमेंट की बात करूं तो मास मूवमेंट क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस, ठीक है। मूवमेंट का मतलब ही होता है
क्वांटिटी इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जो ये मास मूवमेंट होता है इसको हम लोग 11th में तो पढ़ के आए ही थे, लेकिन यहाँ पर चार्ज मूवमेंट की बात करी जाएगी तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में मूवमेंट करने के लिए क्या है, दो चार्ज ही तो है। तो दो चार्ज, जैसे सपोज अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इसका मूवमेंट कितना होगा, चार्ज इंटू 2l डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब हम लोग नई डेफिनेशन एक और लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना। तो चलिएगा लिख लेते हैं इसको, कुछ नहीं है। इसको हम लोग P से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सीधा डेफिनेशन सुन लीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज या एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो P वेक्टर इज इक्वल टू द एनी चार्ज एंड डिस्टेंस 2l। नेगेटिव और प्लस और माइनस नहीं लगाया जाएगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पर डायरेक्शन तो वैसे ही एल कैप लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको वेक्टर ना लगाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उधर अभी, एक मिनट, ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख ले रहे। P जो होगा वो Q इंटू 2l, और अगर आपको डायरेक्शन देखी जाए तो डायरेक्शन लिखना हो तो यहाँ पर एल कैप यानी कि डिस्टेंस की ही तो डायरेक्शन आएगी ना। यहाँ पर एल कैप या 2l कैप की जो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर जो एल कैप आएगा उसी की डायरेक्शन आएगी। तो देखिएगा P एक जो यूनिट सॉरी P आपका जो डाइपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब डायरेक्शन किधर होती है, चलो बना लो इसको, ये माइनस चार्ज और ये आपका प्लस चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो या तो प्लस से माइनस की तरफ होगी या माइनस से प्लस की तरफ होगी, क्योंकि मूवमेंट तो इतना ही होगा, या तो माइनस वाला चार्ज प्लस की तरफ जाएगा या प्लस वाला चार्ज माइनस की तरफ जाएगा। तो आप लोग खुद दिमाग लगाओ जरा, हम लोग आपको बता ही चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो एटॉमिक सिस्टम को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अपना पूरा का पूरा फोकस जो है एटॉमिक सिस्टम की तरफ लेके चले जाते हैं। तो जरा देखो, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। तभी तो ये अरेंजमेंट सक्सेस हो पाया है, कुछ डिस्टेंस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रख पाए हो ना, यानी कि आपके लिए तो ये डाइपोल बन गया ना। ये डाइपोल, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है ना हाइड्रोजन एटम की रेडियस इतनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब तक रिवॉल्व करता रहेगा तब तक तो ये अपनी पोजीशन को एक्वायर करे रखेगा, लेकिन जैसे ये रिवॉल्यूशन अपना छोड़ देगा वैसे इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस की तरफ गिर जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस आके थोड़े इस इधर की तरफ टेंडेंसी, न्यूक्लियस तो बहुत ही हैवी है ना, तो न्यूक्लियस थोड़े इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा। अगर हम लोग प्रायोरिटी देंगे मूवमेंट की तो किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, यही तो देंगे ना प्रायोरिटी। तो आप देखिएगा जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कोई बड़ा एटॉमिक सिस्टम है तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे अगर रिवॉल्यूशन बंद कर दें तो वो सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन बनेगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज बनेगी, ठीक है। तो आप डायरेक्शन लिख लीजिएगा, डायरेक्शन इसकी क्या लिखोगे, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी की सारी चीजें, यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं चल रही है, यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं ताकि आप ना न्यूमेरिकल क्लियर कर सको, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल कुछ नहीं है बच्चे, वो एक अरेंजमेंट है। ये रहा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच आर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस 2l, समझा दिया है। लेकिन इतना स्मॉल अरेंजमेंट आप कहां देखते हो नेचर में, एटॉमिक सिस्टम में। आपसे कहा जाए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत पास पास रखो, आप नहीं रख पाओगे, आप थोड़ा भी स्पेस दोगे तो वो चिपक जाएंगे आके, ठीक है ना। अब इसके मूवमेंट की अगर बात करें तो मूवमेंट भी होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। आपको बताया था मास मूवमेंट हो या किसी भी क्वांटिटी का मूवमेंट लिखना हो तो वो क्वांटिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट या जो भी डिस्टेंस होता है जो मूव करेगा डायरेक्ट, ठीक है ना, तो वो उसका मूवमेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस 2l ली थी हम लोगों ने, ये डिस्टेंस कितनी होती है, 2l होती है। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी मैंने समझा दिया। अगर आप न्यूक्लियस सिस्टम सॉरी एटॉमिक सिस्टम की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा अगर वो रिवॉल्यूशन रोक दे तो वो आके आपका प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस में जंप कर जाएगा, तो डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसको आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी पता हो गया और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। अब डाइपोल तो पढ़ चुके हो,
लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल की अब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल लो, क्योंकि आपका जो चैप्टर चल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का चल रहा है। अब आप अलग-अलग बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालोगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक बॉडी आ चुकी है, एक अरेंजमेंट आ चुका है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप लोग ना इसी से शुरुआत कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना? तो चलिएगा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी, हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं और एक स्मॉल अरेंजमेंट ले लेते हैं। देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो यहां पर बेसिकली वो आपको दो पॉइंट्स देगा, या तो एक्सियल पोजीशन देगा मतलब डाइपोल की एक्सिस पर, या ब्रॉड ऑन पोजीशन। ब्रॉड ऑन का मतलब होता है इक्वेटोरियल बाइसेक्ट, हम दोनों ही समझा दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका डाइपोल है, इधर माइनस लेंगे और इधर हम लोग पॉजिटिव लेंगे। इसका ये जो मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग ओ कंसीडर करेंगे, ठीक है ना? और ये जो पॉइंट होगा वो ए और बी कंसीडर करेंगे। ये आपका डाइपोल हो गया, ठीक है ना? इस पॉइंट को भी आप ऊपर ही लिख लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? इसको कहां लिख लो? ओ। अब देखो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है? 2l। तो हाफ इसकी l ये हो जाएगी, l इसकी ये हो जाएगी। अब ये तो आपका अरेंजमेंट है, लेकिन फील्ड इंटेंसिटी पूछा कहां जाएगा? क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपको एक पॉइंट भी तो गिवन होगा कि किस पॉइंट पर निकालिए या इस पॉइंट पर निकालिए। तो आपके स्टैंडर्ड में ना 12th क्लास के स्टैंडर्ड में दो पॉइंट बड़े ही फेमस हैं। एक आपका एक्सियल पॉइंट यानी कि एक्सिस पर, और एक आपका इक्वेटोरियल बाइसेक्ट। तो देखिएगा एक्सिस का पॉइंट कौन सा होता है वो भी लिख बता दे रहे हैं। इसी ये जो एक्सिस है यानी कि एबी की जो डायरेक्शन है, इसके या तो इधर होगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या इस साइड होगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन इधर दोनों ही साइड में किसी भी साइड पर वो तुमसे पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइएगा, ठीक है ना? अगर इधर होगा तो सीधी सी बात है नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होगा, और इधर होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से पास पड़ेगा, नेगेटिव से तो और दूर पड़ेगा। तो इस पूरी लाइन से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितनी भी ये लाइन जाएगी, वहां पर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ सकता है। और अगर इक्वेटोरियल बाइसेक्ट की बात करेगा तो ये जो डाइपोल है इसको जो परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगी ना, अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं ये लाइन, ठीक है ना? इस लाइन पर या तो ऊपर पूछ देगा या नीचे पूछ देगा कहीं पर, ठीक है ना? तो ये हो जाती है इक्वेटोरियल बाइसेक्ट वाला पॉइंट, ठीक है ना? तो चलिएगा हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो हमारा एक्सियल पॉइंट होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसको साफ कर ले रहे हैं, ठीक है? जहां निकालना होगा वहां निकालेंगे एक एक पॉइंट लेकर। तो पहला पॉइंट डाल देते हैं एट इट्स एक्सिस, ठीक है ना? एट इट्स एक्सिस ए पॉइंट। ए पॉइंट में कहां देखेंगे? इसकी एक्सिस पर। तो इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर क्लियर करना है तो उसके लिए आपको एक्सिस पर एक पॉइंट लेना पड़ेगा। हम लोग पॉजिटिव की डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए जरा इसको एक और काम करते हैं, इसको जरा थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और इसको ना ऊपर की तरफ मूव करा दे रहा है, सॉरी, यहां पर, यहां पर नहीं, यहां पर, ताकि थोड़ा सा डायग्राम बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है? अब देखो क्या करते हैं, ये जो आपका डाइपोल हो गया, इसी डाइपोल से या इसी डाइपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट ले रहे हैं, यहां पर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी ले रहे हैं, ठीक है ना? अब इसी पॉइंट की डिस्टेंस हमें जो डायग्राम या जो न्यूमेरिकल में दी जाती है वो ओ पॉइंट से दी जाएगी। ओ पॉइंट से आपको डिस्टेंस दे रखी है कितनी? आर। यानी कि डाइपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस आपको गिवन होगी। लेकिन डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस का पता होना काफी नहीं है, आपको पता होना चाहिए डाइपोल के जो चार्जेस हैं इनसे डिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो देखिएगा डाइपोल के जो चार्जेस हैं वो आपके प्लस और माइनस चार्ज हैं। तो प्लस चार्ज की डिस्टेंस ये पता होनी चाहिए, और माइनस चार्ज से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना? अब ये कैसे निकालोगे जरा देखो, ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है? आपकी आर। लेकिन
O से B तक की डिस्टेंस L है, अगर मैं R में से इस L को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डिस्टेंस बचेगी B से P तक की। जरा देखो डायग्राम को, इस बड़ी वाली R से ये L को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितनी बचेगी? इतनी तो बचेगी ना डिस्टेंस। तो ये कितनी बनेगी? डायग्राम साफ दिखाई दे रहा है, R माइनस L। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया, R माइनस L। अब ऐसे यहां पर देखो जरा, ये R, अब आपको क्या पता करना है? A से P तक की डिस्टेंस, जो ये वाला वेक्टर मैंने ट्रेस किया है। तो जरा देखो, O से P तक की डिस्टेंस तो R है, बस R में इतना L और ऐड कर दीजिएगा तो कितनी आ जाएगी? R प्लस L ही तो आ जाएगी। ये डिस्टेंस आ जाएगी R प्लस L। ठीक है ना? अब आप लोग याद रखिएगा, जो माइनस चार्ज है उससे पॉइंट P की डिस्टेंस R प्लस L है, और जो प्लस चार्ज है उससे P पॉइंट की डिस्टेंस R माइनस L है। अब आपको कुछ नहीं करना है, फील्ड जो P पॉइंट पर फील्ड आएंगी, बस उनकी डायरेक्शन और देख लो किस वेक्टर में जा रही हैं, बस डायरेक्ट उनमें वेक्टर कॉन्सेप्ट कर लो। क्योंकि आप ना दो चार्ज, यहां तो केवल दो चार्ज की वजह से फील्ड पूछी गई है, आप लोग इससे पहले n नंबर ऑफ चार्जेस की फील्ड निकाल चुके हो, डायरेक्ट फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया था, है ना? आपको याद होगा। तो चलिएगा, यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, कैसे, सॉरी, देख लेते हैं। P पॉइंट पर अगर देखा जाए, जो B पॉइंट पर चार्ज है वो प्लस का है। अगर मैं P पॉइंट पर खड़ा होके B से पूछूं कि भाई तुम्हारी फील्ड किधर आएंगी, तो B वाला कहेगा हमारी फील्ड तुमसे दूर की तरफ ऐसे निकलती हुई चली जाएंगी। ठीक है ना? यानी कि अगर B वाला फील्ड लाइंस देगा तो इसको ऐसे करके भेज देगा, यानी कि रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं। तो यहां पर अगर P पॉइंट B से पूछेगा कि भाई तुम्हारी फील्ड किधर आ रही है, तो P को आंसर मिलेगा कि रेडियली आउटवर्ड। यानी कि अगर देखा जाए तो B पॉइंट की P पॉइंट पर फील्ड होंगी रेडियली आउटवर्ड, यानी कि इससे दूर की तरफ जा रही होंगी। ठीक है ना? और अगर यही P वाला पॉइंट A से पूछा कि भाई तुम्हें फील्ड किधर की तरफ महसूस हो रही, वो कहेगा हमारी तरफ फील्ड आ रही है, मतलब अगर P से फील्ड भेजनी पड़ेगी तो उसकी तरफ जाएंगी। ठीक है ना? अब देखो, ये वाली जो फील्ड लाइंस हैं ये किधर जा रही होंगी? ए पॉइंट की तरफ। और ये वाली जो फील्ड लाइंस है वो किधर की तरफ, किधर से जा रही होंगी? बी पॉइंट से ऐसे बाहर की तरफ जा रही होंगी, और ये पी पॉइंट से बी ए की तरफ आ रही होंगी। तो ये बात समझ गए ना? नेगेटिव की पास आती है और पॉजिटिव से दूर भगा दो, और नेगेटिव के लिए पास बुला दो, पॉजिटिव के लिए दूर भगा दो। ठीक है ना? इतना याद है ना? अब देखिएगा, एक वेक्टर हमने बड़ा वाला बना दिया है, एक वेक्टर हमने छोटा रखा है, थोड़ी सी लाइन। इसका भी रीजन है क्योंकि बी पॉइंट पी से काफी पास है, तो उसका वेक्टर हमने बड़ा बना दिया, क्योंकि उसकी फील्ड लाइंस वेक्टर में ज्यादा बड़ी होंगी, बहुत सारी वेक्टर बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड में ज्यादा बड़ी होंगी। ठीक है ना? तो अब यहां पर लिख लो जरा, जो ये वाला वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव। अब देखिएगा, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री, मतलब एक फील्ड कह रही है उधर चलो और एक फील्ड कह रही है इधर चलो, तो P को जो इफेक्ट मिलेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है ना? तो फ्रॉम डायग्राम डायरेक्ट लिख दीजिएगा, फ्रॉम फिगर E इक्वल टू द कितना होगा? E प्लस माइनस ई माइनस, क्योंकि बड़ी वाली फील्ड से आप छोटी वाली फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो बड़ी वाली फील्ड कौन सी है? ई प्लस, यानी कि जो बी पॉइंट पर है, और छोटी वाली फील्ड ई माइनस, मतलब हमने माइनस ई प्लस और माइनस बस एक रिप्रेजेंटेशन है। आप चाहो तो ई ऑफ बी और ई ऑफ ए भी लिख सकते हो, मतलब इसको ई बी लिख दो और इसको चाहो तो ई ए लिख लो, हमने प्लस माइनस दिखा दिया। ठीक है ना? तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो फील्ड का रिजल्ट कितना आएगा? ई प्लस माइनस ई माइनस। ठीक है ना? ई प्लस माइनस ई माइनस। ठीक है ना? या आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ई बी माइनस ई ऑफ ए। ठीक है ना? अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की वैल्यू लिख दीजिएगा, वैल्यू यहां से आ जाएगी। बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है वो क्यू है, और इसकी डिस्टेंस यहां से पी तक की पता है आर माइनस एल। तो रिजल्ट कितना आएगा? ई इक्वल टू द, यानी कि ई प्लस इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो चलिएगा, इसको भी लिख सकते हैं यहीं पर, E इक्वल टू द, ई प्लस की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस एल, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना? माइनस ई माइनस कितना है जरा देखो, ई माइनस यानी कि क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना? डिस्टेंस तो यही है ना, तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब आप क्या करोगे, ये कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, बाद बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलो जरा नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं।
E इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में पहले क्या था 1/r - l का होल स्क्वायर बचेगा ना, देखो q भी चला आया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ गया, तो 1/r - l का होल स्क्वायर बचेगा। यहां पर बचेगा, सॉरी q भी निकाल लो, q भी बाहर आ गया, यहां पर बचेगा 1/r माइनस, इसको जरा सही से लिख ले, 1/r माइनस l का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। इतना हो गया ना, जरा प्रीवियस में चेक कर लो कितना है। यहां पर आ जाएगा 1/r प्लस एल, ठीक है ना, वही मैंने लिखा है, जरा देख लो, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है, E इक्वल टू द Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा। अब देखो जरा एलसीएम ले लो, बहुत आसान है। एलसीएम कितना आएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, यही तो आएगा ना। अब r माइनस एल का होल स्क्वायर तो कट गया, कितना बचेगा ऊपर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना ही तो बचेगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लो। अब r प्लस एल के होल स्क्वायर से r प्लस एल का होल स्क्वायर कट गया, तो बचेगा कितना, r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखो यहां पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको आप चाहो तो लिख लो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको ना कंप्लीट स्क्वायर कर दो, यहां भी जब कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व कर लो, E इक्वल टू द क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट, यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दिस प्लस दिस, तो लिख लो जरा, कितना हो जाएगा आर प्लस एल, ये पहला ब्रैकेट, प्लस दूसरा ब्रैकेट आर माइनस एल, यानी कि ए प्लस बी लिख गया, इंटू ए माइनस बी, यानी कि दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा आर प्लस एल पहला ब्रैकेट, माइनस का आर और माइनस एल है तब हो जाएगा प्लस का एल, ठीक है ना। दोनों ब्रैकेट लिख लिए आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख लिया क्या, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, एक देखो ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया, नीचे देखिएगा आर माइनस एल आर प्लस एल, इन दोनों का अगर होल स्क्वायर है तो कंप्लीट होल स्क्वायर कर सकते हो, और इन दोनों को ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में इसको क्या कर सकते हो, आपस में मिला सकते हो, जैसे ऊपर ब्रेक किया फॉर्मूला वैसे नीचे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कैसे होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतनी तो मैथमेटिक्स आती ही होगी, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जरा देख लो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर क्रॉस हो रही हैं, ये L से L चला गया, यहाँ पर R से R चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा 2R और यहाँ पर बचेगा 2L, तो ऊपर हो जाएगा 2R इंटू 2L, तो और नीचे तो ऐसा ही रखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पे चलो, E इक्वल टू द क्या आ जाएगा, E इक्वल टू द Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में एक तरफ आ जाएगा 2R इंटू 2L और नीचे था आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो जरा Q इंटू 2L, इसको एक साथ लिख दो, कैसे, ये जो है ये Q और ये 2L, इसको अगर मिक्स कर दिया जाए, बट P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, इसीलिए मैंने पढ़ाया था डाइपोल मूवमेंट, ताकि ये जो डेरिवेशन होगा उसके बिना कंप्लीट इनकम्प्लीट था, ठीक है ना। अब देखो जरा कितना हो जाएगा, E इक्वल टू द, इसको P कर दो, तो P इंटू या 2P इंटू आर, देखिए 2 पहले ले लिया, ये जो 2R था 2 पहले ले लिया, P इधर लिख लिया, अब इधर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां पर एक और बात हम लोग कर सकते हैं, कैसे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, देखिएगा जरा, जो डाइपोल होता है वो बहुत ही स्मॉल लेंथ का होता है, यानी कि जो ये 2L लेंथ होती है, ये माइनस का Q और ये प्लस का Q जो चार्ज होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत छोटी होती है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो P पॉइंट आपने लिखा है ये तो काफी ज्यादा डिस्टेंस होगी, मतलब R जो डिस्टेंस थी वो L के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होगी, यानी कि आप लिख सकते हो, बट यहीं से आगे ले जाओ, बट R इज मोर ग्रेटर देन L,
जब R L से बहुत बड़ी है या L R से बहुत छोटा है, तब आप L स्क्वायर को R के कंपैरिजन में टेंड्स टू 0 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है ना, R स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा क्वांटिटी, और जो छोटी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर केवल R स्क्वायर बड़े बनेगा के, और L स्क्वायर जो है उसको टेंड्स टू 0 कर देंगे। तो ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, इस वाले केस से डाल दो, ये केस कर दें यहाँ पर। वैसे तो फॉर्मूला यही है, यहाँ पर थोड़ा सा एक केस लिख लो। इसी फॉर्मूले में लिखेंगे 2pr इतना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर L स्क्वायर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तब रिजल्ट कितना हो जाएगा, नाउ E इक्वल टू द, ऊपर है 2pr देख लीजिएगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था ना, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर को 0 कर दीजिएगा, और ये हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर था, ठीक है ना। तो रिजल्ट कितना आएगा, E इक्वल टू द 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4, क्योंकि 0 तो हट ही जाएगा। अब इस r से एक r ये क्रॉस कर लो, इस r से यहाँ पर ये 4 पावर चली जाएगी तो 3 बचेगा। तो E इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है ना। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है ना। और कहां पर है ये पॉइंट, एट द एक्सिस, ठीक है ना। एक्सिस पॉइंट पर अगर फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाए तो आप क्या निकालोगे, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म तो वैसे ही लिख सकते हो r कैप डायरेक्शन लगा के, ठीक है ना। तो इतना आपका डेटा आज के लिए क्लियर हो गया है। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद जब हमारी कल क्लास होगी तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉड ऑन पोजीशन, इन इसी इसी चीज को हम लोग कल क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बाय बाय।